हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और हम आज अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर हम कर रहे थे वो था चेंजेस इन डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एमएनसी, आउटसोर्सिंग, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। तो अब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे जो कि है हाउ डू पीपल फाइंड जॉब। लोगों को बेसिकली जॉब्स वगैरह ये सब चीज़ें मिल कैसे रही थी। तो देखिए, जॉब के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ आज किसी पर्सन को जॉब चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो क्या तरीके हैं? न्यूज़पेपर में ऐड, ठीक है। वैसे तो ये आज अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत काइंड ऑफ पुराना सा तरीका हो गया न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि जो ऑनलाइन मीडिया है वो इतना फेमस हो चुका है कि हमें जनरली सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है। लोग अलग अलग प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी एजेंसी से अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट वे है अपने आप को रजिस्टर कराने का। कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और वहीं से आपका इंटरव्यू लेके आपको वहाँ से सिलेक्ट करके लेके जाती हैं। क्लियर? तो अर्लियर यूज टू बी डिफरेंट काइंड ऑफ मैथड, लाइक जिसमें से एक था एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में ऐड आते थे। अब जॉब जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इन गवर्नमेंट सेक्टर और एक होती है इन प्राइवेट सेक्टर। तो जब पब्लिक सेक्टर की जॉब होंगी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब में हमें पहले से क्लियर होता है, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस होती हैं, सैलरी का अमाउंट फिक्स्ड होता है कि कितना पे स्केल, कितनी सैलरी पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है। वहीं पे बहुत सारे बेनिफिट लाइक हाउस रेंट अलायंस, इसके अलावा और लिमिटेड काइंड ऑफ अलायंस होते हैं, ट्रैवलिंग अलायंस, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्वालिफिकेशन एंड सैलरी का थोड़ा सा जो कंसेप्ट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है जनरली। जॉब जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है जनरली, कि 1 साल के लिए आप बाउंड है, 2 ईयर्स के लिए आप बाउंड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपना खुद का वर्क कल्चर, एक काम करने का एटमॉस्फेयर, एक काम करने का तरीका, काम करने में जो भी रूल्स वगैरह फॉलो किए जाएंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन खुद सेट करके चलती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है कि और क्या तरीके हैं जॉब के। तो द अदर वेज आर कैंपस रिक्रूटमेंट, मैंने आपको बताया क्या होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके अलावा मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो क्या होता है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब आज के टाइम पे आप बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है वो जॉब की इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो। और प्लस बहुत सारी ऐसी बेसिकली कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं जिनमें आप अपने आप को क्या करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है जो कि है कॉन्ट्रैक्टर। क्या टर्म है? कॉन्ट्रैक्टर। तो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर मीन्स? कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉपर मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ वो इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंस मतलब जिनका दबदबा होता है, ठीक है, ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो क्या करता है, किसी फैक्ट्री में काम चाहिए, जनरली इनको ना कुछ एरियाज में मिस्त्री वगैरह बोला जाता था, कुछ एरिया में काम चाहिए। अब आप हेड हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके नीचे वर्कर्स काम करेंगे, आपके अंडर जो है वो वर्कर्स काम करेंगे। तो आप बेसिकली किसी विलेज में जाके वहां से वर्कर्स को अपॉइंट करोगे कि कौन वर्कर काम करना चाहता है और उन्हें बेसिकली वेजेस बेसिस पे काम दोगे। आपने कहीं से ठेका लिया, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाने का, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। अब कॉन्ट्रैक्टर अकेला तो बिल्डिंग बनाएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नीड अ फुल टीम ना, वर्कर्स चाहिए ना, मतलब। तो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे ले लिए, अब वर्कर्स को वो डेली वेजेस पे रखेगा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। पार्टी से कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा ले लिया और फिर वर्कर को वो अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है बदली वर्कर। तो देखो, बदली मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। बदली मतलब क्या होता है? बदलना, कोई चीज रिटर्न करना, काइंड ऑफ एक्सचेंज करना। तो बदली वर्कर वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, कोई कहीं पे एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय है, वो कुछ टाइम के लिए एब्सेंट हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है एब्सेंट होने का, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बीमार चल रहा है या एक्सीडेंट हो गया किसी का, मैरिज पर्पस, कोई पर्सन जो है वो एब्सेंट है। अब उसकी पोस्ट खाली है कुछ टाइम के लिए, उसका जो वर्क फंक्शन है, जो उसे काम करना है, वो कौन करके देगा? तो इसीलिए क्या करा जाता है, इसीलिए उसकी जगह पे फॉर द टाइम बीइंग किसी और पर्सन को काम पे रखा जाता है। तो जिस पर्सन को उसकी जगह काम पे रखा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? बदली वर्कर कहा जाता है। तो बदली इज अ वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ अ परमानेंट वर्कर। एक परमानेंट वर्कर की पोस्ट पे से रखा है हमने, हु आर टेम्परेरी एब्सेंट। वो परमानेंट वर्कर जो कि अभी टेम्परेरी, फिलहाल के लिए क्या है? एब्सेंट है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसमें आगे हमसे बात की गई है
हाउ इज वर्क कैरिड आउट, सिंपल सा क्वेश्चन करा है कि ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ये पूरा आप काम कर रहे हो जिसमें आप प्रोडक्शन वगैरह करके दे रहे हो हमें, ये एग्जैक्टली होती कैसे है। प्लस ये जो मैनेजर और वर्कर्स है, मतलब जो मैनेजर है और एक ही वर्कर है, क्या रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। तो देखो, एक मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की बात करूँ तो जनरली एक स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसमें बीच में और लोग भी हो सकते हैं, बट जनरली एक सीईओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, जनरल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर के अंडर काफ़ी मैनेजर हो गए, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। फिर इनके नीचे, सबके नीचे कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैनेजर करता क्या है, देखो ये मैनेजर बेसिकली, अगर मैं जनरल मैनेजर की बात करूँ चलो, तो अब मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जनरल मैनेजर को हम लेके चले तो ये ऊपर वाले जो भी टॉप लेवल के लोग हैं, जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं, ये प्लान एंड पॉलिसी अपने वर्कर्स तक लेके आते हैं, नीचे लोअर डिपार्टमेंट को देते हैं, एंड लोअर डिपार्टमेंट से काम करवाते हैं कि बेसिकली प्रोडक्शन वगैरह जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे मैनेजर की बात की जाए तो मैनेजर क्या होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं वर्कर्स को और उनसे काम करवा के आगे फर्दर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली काम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो आप अपने काम करने के वर्किंग आवर्स बढ़ा लो, मतलब आप 6 घंटे काम करो, 8 घंटे करो, 8 घंटे करो, 10 घंटे करो। कहा जाता है ना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो यार ज़्यादा देर बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो ये एक हो गया एक्सटेंड वर्किंग आवर। अब आप कह रहे हो कि ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ सकते, भाई प्रॉब्लम है, इतना ही पढ़ सकते हैं, तो जितना पढ़ रहे हो उसको इफेक्टिवली पढ़ो ना, मतलब ध्यान इधर उधर मत डालो उस टाइम पे, फ़ोन उस टाइम पे मत चलाओ, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाओ अपनी, अपना जो माइंड है वो फोकस और कंसंट्रेट करके प्रॉपरली पढ़ो उस टाइम पे। तो दो तरीके हैं, या तो वर्किंग आवर बढ़ा लीजिए, या फिर जो लिमिटेड टाइम है जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, ठीक है। फिर आता है एक कंसेप्ट, मशीन वर्सेस वर्कर। अब सिंपल सी बात है, देखो मशीनरी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें तो है ही जो है, बट एक प्रॉब्लम हुई, इससे बहुत से लोगों की जॉब जा रही थी, वर्कर्स की जॉब जा रही थी। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मैं कहूँ तो मैं शो कर सकती हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा था, लोगों के लाइवलीहुड के लिए लोगों के पास चीज़ें खाने को नहीं बच रही थी। तो ये जो था मशीन वर्सेस वर्कर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे दो पर्सन है, जिन मार्क्स और कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, जिन्होंने ये मशीन का जो कंसेप्ट था यानी मैकेनाइजेशन था, इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए डेंजर माना। कैसे डेंजर हो सकता है ये मैंने आपको प्रूव करा। गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज। गांधी जी, अब देखो शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे दिया या एमसीक्यू दे दिया, तो इसको ध्यान रखना है हमको। तो गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज 1924 में, जो कि उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो चाहते हैं कि वेल्थ का कंसंट्रेशन हो, ठीक है। ही वॉन्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बट नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ऐसा नहीं है वही कंसेप्ट कि कुछ लोग अमीर हो जाए, गरीबों के पास, वल्नरेबल सेक्शन के पास कुछ पहुंचे ही ना, बट इन हैंड्स ऑफ ऑल। तो ये बात गांधी जी ने अपनी बुक में मेंशन की थी हिंद स्वराज में। अब पूछ सकता है ये लाइंस जो थी ये किसने कंसीडर करी थी, तो ये जनरली गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में बोली है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ गांधी जी ने बोली है, और भी लोगों ने बोली है, मार्क्स भी इसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे चीज़ों पे। तो बट यहाँ पे हमें जो मेंशन है अभी हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक बात और कही इन्होंने कि जो स्पिनिंग व्हील डिस्कवर किया, ठीक है, जो स्पिनिंग व्हील जो डिस्कवर किया कॉटन के लिए, जो प्रॉपर मशीन हमने डिस्कवर की थी यहाँ पे, उससे क्या होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज पीपल विल गेट द जॉब, लोगों को काम मिलेगा उससे, ठीक है। और जो एक्सप्लॉयटेशन है जो पुअर पे रिच लोग करते हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज नाउ पुअर पीपल विल ऑल्सो हैव वर्क। पुअर लोगों के पास भी करने के लिए कुछ ना कुछ काम होगा। ऑल्दो कितना सक्सेसफुल रहा, इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, दैट विल नॉट लुक, क्योंकि मशीन आ गई तो मशीनों से चीज़ें जल्दी बन रही हैं, कम एफर्ट्स के साथ बन रही हैं, कम टाइम में बन रही है, कम कॉस्ट में बन रही है। तो मशीन का जो प्रोडक्ट, रेडी प्रोडक्ट होगा वो सस्ता बिकेगा, और सस्ता बिकेगा तो लोग उसे ही प्रेफर करेंगे। यही सिंपल कंसेप्ट है। आप कोई हैंडमेड चीज़ देखो, आज की डेट में भी आप खादी देखो तो आपको कॉस्टली मिलेगी, वहीं आप नॉर्मल कोई गुड्स खरीद रहे हो तो वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ जाएगा। तो सस्ती जो चीज़ होती है वो ज़्यादा मार्केट में डिमांड जो है वो की जाती है। तो ये स्पिनिंग व्हील का कंसेप्ट था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक पर्सन का नाम आया है जिनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे ये एक अमेरिकन थे। 1890 में इन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट इन्वेंट किया।
इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिन्हें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। वो प्रिंसिपल तो हमें यहाँ नहीं पढ़ने हैं, वैसे वो 12th क्लास के बिजनेस के स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इफ एनी स्टूडेंट वांट कि उसकी डिटेल स्टडी करे तो आप नेट से देख सकते हो। कुछ प्रिंसिपल है लाइक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर इन्होंने कहा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब बेसिकली ये कहते थे कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। मतलब 10 तरीके हैं एक काम को करने के, तो उनमें से कोई एक बेस्ट होगा जो बिल्कुल सही, रीजनेबल, कम पैसे कम टाइम में हो रहा होगा। तो फाइंड दैट बेस्ट वे और उस तरीके से काम करो। ये नहीं जो पुरानी कहानी 10 सालों से एक काम होता आ रहा है जिस तरीके से, आप उसी तरीके से करते रहोगे। दूसरा ये कहते थे कि यार आपस में ना चिक चिक करके कोई फायदा नहीं है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को आपस में हार्मनी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। यानी जो टॉप पे सीईओ है, जनरल मैनेजर वगैरह है, नीचे वर्कर्स हैं, आपस में हार्मनी बना के चलो तो काम होगा प्रॉपरली और अच्छे से होगा। प्लस ये कहते थे आप कोई भी अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की तरफ मत भागो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करो, ठीक है। एक बार को पैसे लेके अपना इंडिविजुअल फायदा निकाल लोगे, बट एक बार निकल गया ना, फिर अल्टीमेटली लॉन्ग रन में कंपनी अगर नुकसान में गई तो आपका भी नुकसान ही है। तो डू नॉट रन फॉर इंडिविजुअलिज्म, मतलब एज अ होल काम करो, ठीक है। तो ये जो इनके प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल नहीं पढ़ने, मैंने कुछ नाम आपको बता दिए और आइडियोलॉजी बता दी। तो इनके जो प्रिंसिपल थे उनको टेलरिज्म या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब पूछेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, तो आपको डायरेक्टली मेंशन करना है किसको, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दिया था, ये टेलर ने दिया था। अब इनकी कुछ कुछ चीजें, इन्होंने क्या बातें करी अपने प्रिंसिपल के थ्रू कि काम को डिवाइड कर लो वर्कर के बीच में, प्लस प्रोडक्शन की स्पीड अप पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे, प्लस डायरेक्ट कंट्रोल को चेंज करो इनडायरेक्ट कंट्रोल में। कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट कंट्रोल में, यहाँ पे वर्कर्स आर सपोज टू मोटिवेट एंड मॉनिटर देमसेल्फ। अब कोई टॉप पे बैठा बॉस आपको मॉनिटर नहीं करेगा, आप खुद को मोटिवेट करो और खुद अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करो। अब वर्कर्स जो थे, क्या बोला इन्होंने, एक वर्ड यूज करा, एक्सटेंशन ऑफ मशीन्स। वर्कर को यहाँ पे इन्होंने माना कि वर्कर एक्सटेंशन ऑफ मशीन है, मतलब एक लेवल अहेड ऑफ मशीन, बिकॉज मशीन आ गई। आज तो देखो एक स्विच के ऑन ऑफ पे काम हो रहा है। आज मशीन्स में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी लेबर की या वर्कर्स के एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। याद रखिए कि इन्वेंट करने वाला इंसान ही है उनको। तो उस टाइम पे तो जनरली वर्कर को मशीन की बिल्कुल स्पीड मैच करके काम करना होता था। यहाँ पे एग्जांपल दिया कॉटन के लिए, वो बोल रहे हैं 4 मशीनें यूज होती थी, तो चारों मशीनें एक साथ बैक टू बैक काम करती थी। तो वर्कर्स को एक तो बहुत फोकस्ड रहना होता था उन चीज़ों को ध्यान में रख के, प्लस वर्कर की उतना ही लेवल का एफर्ट्स लगता था। हाँ, जहाँ 10 लोग लगते थे हाथ से बनाने में, उतना काम करने में, अब 2 या 1 जना फॉरएवर वटेवर, जो 2 या 1 जने वही वो काम कर देंगे, लेकिन मशीन की स्पीड उन्हें मैच करनी पड़ेगी। और मेंशन किया गया है कि जब आप ऐसा काम करोगे, इतना एग्जॉस्टेड वर्क कर रहे हो, लंबे सालों तक कर रहे हो, तो एक टाइम पे इंसान थक जाता है, शरीर थक जाता है, उतना कैपेबल नहीं रहता कि उतना काम कर सके। तो इंसान बहुत जल्दी लाइक 40 ईयर्स तक, यहाँ पे 40 तक के होते होते वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले रहे थे। और आज की मैं बात करूँ तो इंसान जॉब ही नहीं थी, इस पे ज्वाइन कर रहा है कई बार, तो ठीक है, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ प्रोडक्शन इम्पैक्ट द जॉब, प्रोडक्शन से जॉब पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो परमानेंट जॉब कम होगी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसका मतलब आप मशीनरी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो लोगों की जो जॉब है वो जाएगी, प्लस जनरली परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे भी लोग वर्कर्स को रखने लगे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे परमानेंट जॉब इन फैक्ट्री रिड्यूस हुई, प्लस बहुत सी एक्टिविटी जो थी, कुछ क्लीनिंग का काम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर कराना, मैंने बोला ना अलग अलग मैन्युफैक्चर होते हैं फिर असेंबल हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ पार्ट, ये सब चीज़ें लोग आउटसोर्स करने लगे थे, मतलब आउटसाइडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने लगे थे कि ये काम आप प्रॉपर आप ही देखेंगे, ठीक है, ये हमें समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है वो मेंशन है टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बात करें, देखो आज भी आप लोगों के घर में कोई किसी के पेरेंट्स या किसी के ब्रदर सिस्टर कजन्स फ्रेंड्स कोई भी काम कर रहा है आईटी सेक्टर में, तो हम देखते हैं, ठीक है, आज की डेट में तो आपको पता है कुछ सैटरडे संडे ऑफ मिल रहे हैं। हाँ, अगर वर्क प्रेशर है तो सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ेगा, नहीं है तो सैटरडे संडे जनरली ऑफ मिल रहे हैं, कुछ जगह पे संडे संडे ऑफ मिल रहे हैं। 8 घंटे की शिफ्ट है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे काम करना है, बट यस वर्किंग लोड है तो काम ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो अब रूल्स, बहुत प्रॉपर रूल्स बन गए हैं, बिकॉज अब बहुत से एक्ट आ चुके हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना वर्कर्स को लेके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, बट अर्लियर ऐसा नहीं था, ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर की बात करूँ तो 10 से 12 आवर्स एवरेज वर्क डे हुआ करता था। अब
बहुत अनकॉमन था जनरली नाइट आउट के लिए स्टे करना। अब नाइट आउट का कंसेप्ट ये हमारे वाला नाइट आउट नहीं हो रहा है ना, आपके वाला कंसेप्ट कि नाइट आउट करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो नाइट आउट नहीं है। नाइट आउट है कि जब बर्डन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो लेट आवर्स तक, बल्कि इवन फॉर द फुल नाइट वर्कर्स को काम करना पड़ता था। और जब प्रोजेक्ट डेडलाइन आ जाती थी तब तो बिल्कुल और लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ता था। लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना ये एक तरीके से वर्क कल्चर का ही पार्ट बन गया था। इसका कारण देखो, कुछ कारण बेसिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएसए के बेस पे मतलब एमएनसीज काम कर रही हैं यहाँ पे, यूएसए की कंपनी है, यूके की कंपनी है कोई, तो हमारा टाइम जोन मैच नहीं करता ना, टाइम लैग है वहाँ पे। टाइम यूएसए में और इंडिया में, यूके में और इंडिया में टाइम डिफरेंस है। तो आपको कोई भी मीटिंग एंड ऑल करनी है, कोई भी मीटिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, कॉन्फ्रेंस होनी है, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से होगी। कोई भी कॉल डिस्कशन ये सब होना है तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। आज की डेट में आप देखते हो ना, शिफ्ट सिस्टम चलता है, नून शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। वर्कर्स को नाइट पूरी नाइट शिफ्ट वाले क्या करते हैं, नाइट आवर्स में काम कर रहे हैं ना, बिकॉज टाइम का डिफरेंस चल रहा है वहाँ पे, उस आवर में काम जो है वो चल रहा है। और आप वहाँ की कंपनी में, वहाँ का बेस जो है कंपनी का, वहाँ का बेस है, वहाँ के कस्टमर है, वहाँ के ओनर्स हैं, तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी कहानी वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन चीज़ आप जान के चलिए। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो, ये सब बॉक्स की डिटेल है बेटा, मैं बॉक्स की डिटेल भी डिटेल में बता रही हूँ, मैंने आपको बोला है कि आप लोग बॉक्स भी पढ़ के चलेंगे। फिर एक कंसेप्ट है फ्लैक्सी टाइम का। फ्लैक्सी इज व्हाट, मतलब फ्लैक्सी क्या होता है, फ्लैक्सीबल। तो फ्लैक्सीबल में क्या होता है, वर्कर को चॉइस दी जाती है कि ऐसे सुनो, आप लोग क्या करो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर लो। वर्कर्स को हम चॉइस दे रहे हैं कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने आवर्स डिसाइड कर लो, ये 2-3 शिफ्ट अवेलेबल है, आप इसमें से किस शिफ्ट में आने के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो फ्लेक्सी टाइम जो है, एम्प्लॉय कैन चूज और हैव फ्रीडम टू चूज देयर वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर वो अपने आप चूज करेंगे। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो सोशोलॉजी इज नथिंग, क्योंकि बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये रूल याद करना है, ये स्टेप याद करना है, जनरल बातें हैं सारी। अब ये जो कंसेप्ट था आपका, कौन सा कंसेप्ट, ये नाइट शिफ्ट, इंक्रीज वर्किंग आवर, इसका इम्पैक्ट अदर सर्फेसिस पे कैसे पड़ रहा था। तो जब आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो देखो, नाइट आप देखते हो ना, जनरली ट्रैवल करके जा रहे हो तो रास्ते में ढाबे रात रात में भी खुले मिलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी जो आपको चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना नाइट पे ट्रैवल नहीं हो रहा, नाइट में भी लोग आएंगे, नाइट में भी बस रुकेंगी, तो ढाबा तो हमें ओपन रखना ही पड़ेगा। प्लस ढाबे के आसपास जो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब की दुकानें होती हैं, ये सब भी आपको ओपन मिलती हैं। तो दिस इज द थिंग ना, जब आपको पता है डिमांड होगी तो आप उनको सप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो जब ऑफिस लेट नाइट तक खुले रहने लगे तो कुछ अदर सर्विसेज जैसे कि शॉप्स हो गई, कुछ चाय वाय की दुकान, खाने पीने की दुकान, रेस्टोरेंट, ये सब भी लेट नाइट तक खुलने लगे। अब ये सब फुल नाइट फैसिलिटी देते थे। हाँ, सारे नहीं खुल रहे हैं, बट कुछ ऑफिस एरियाज के पास 10, 15, 20 जो भी खुले हैं वो खुलेंगे, नाइट आवर्स में भी काम करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑफिस है, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, लोग ब्रेक लेंगे तो लोगों को चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्किंग टाइम ऑफ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट चेंज, लेट तक ओपन रहने लगे। प्लस क्रैच फैसिलिटी, बिकॉज इफ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, इफ पेरेंट्स जो है, बोथ द पेरेंट्स तो बोथ ही होते हैं, खैर मदर फादर जो है किसी के जो पेरेंट है वो वर्किंग है, तो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, क्रैच फैसिलिटी चाहिए उन्हें। तो इससे जॉइंट फैमिली जो पहले कहीं डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियर फैमिली हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट भी क्या हुआ, री इमर्ज हुआ। लोग जॉइंट फैमिली की तरफ दोबारा फोकस करने लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एज अ चिल्ड्रन के लिए रोप का काम करेंगे, मतलब घर में देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, तो बच्चों को आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास या घर में कोई और है उसके पास छोड़ पाओगे और आप अपने मतलब जॉब को कंटिन्यू कर पाओगे। अब यहाँ पे एक बात हुई नॉलेज इकोनॉमी की। देखो, नॉलेज इकोनॉमी को लिंक करा आईटी सेक्टर से कि ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर इन इंडिया, तो नॉलेज इकोनॉमी की ये जो इकोनॉमी बन रही है, नॉलेज इकोनॉमी बन रही है। बट यहाँ पे सिमिलर एक और क्वेश्चन रेज किया गया कि देखो एक फार्मर है, उसको भी नॉलेज है, उसे भी पता है उसे बीज कब बोने हैं, कब निकालने हैं, कौन सी फसल सही है, किसके लिए कौन सी मिट्टी सही है, वेदर कंडीशन कैसी रहेंगी। बट हम उसकी नॉलेज को एक आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल की नॉलेज के साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते ना, दे बोथ हैव देयर डिफरेंट स्किल, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्किल है, तो देयर नॉलेज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, छोटी सी चीज़ और है बस अभी इस टॉपिक में, कि एक नाम यूज हुआ है सोशोलॉजिस्ट का, हैरी ब्रेवमैन। हैरी ब्रेवमैन ने भी ये बात बोली है कि मशीनरी जो है वो डी स्किल करती है वर्कर को। सिंपल सी बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ना, आज आटा मारने के लिए मशीन आ रही है, रोटी बेलने के लिए मशीन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें कितनी सिंपल हो गई हैं, कुछ कर रहे हैं, रेडीमेड सूप्स आ रहे हैं, उसके अलावा रेडीमेड सब्जियां, इवन सब्जियां तक रेडीमेड आ रही हैं यार, आप पानी में डाल दो बस सब्जी प्रॉपर बन के रेडी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये सब क्या है, आलसी बना रही है ना इंसान को, मतलब इतना ज़्यादा बॉडी, मतलब
बेनिफिट के चलते इतना ज़्यादा हम लोग लथार्जी हो गए, इतने आलसी हो गए हैं कि उठ के जाने तक का मन नहीं करता किसी इंसान का। तो वो फिजिकल वर्कआउट, एक तो काम ऐसा है, मेंटल काम ज़्यादा हो गया है, फिजिकल काम ही नहीं है। बाहर हमारे पास ऐसा काम नहीं है, बोझ ढोना है, ये करना है, वो करना है, ये सब। तो फिजिकल वर्कआउट वहाँ से कम हुआ। प्लस ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम मशीन पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम लोगों का फिजिकल कंसेप्ट भी, जो फिजिकल वर्कआउट है वो भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो दैट्स वाई वी आर मोर प्रॉन टू प्रॉपर डिजीज होने लगी है। छोटी एज में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, ये डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग, ये सब इसी का कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर हम इसको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ो तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक बन सकता है। यस, प्रोज मतलब बेनिफिट भी है इस चीज़ के, बट थोड़े से नुकसान भी, थोड़े के एक्चुअली मल्टीपल नुकसान भी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिबेटेबल टॉपिक जिसपे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। एक आलसी इंसान हमेशा यही कहेगा, यार बढ़िया यार, रोटी की मशीन आनी चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीज़ें मशीन बेस होनी चाहिए। और वही एक इंसान जिसको उसके नुकसान दिख रहे हैं वो कहेगा नहीं यार, मतलब ठीक है आ गया, बट इतना भी डिपेंडेंट इन चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए। तो उस टाइम पे हैरी ब्रेवमैन ने कहा कि मशीनरी जो है वो वर्कर्स को क्या कर रही है, डी स्किल्स कर रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फॉर नाउ। अभी मैं आज ही इसका एक और पार्ट जो है, छोटा सा टॉपिक, एक दो टॉपिक बचे हैं, आज ही एक और पार्ट इंट्रोड्यूस अभी वीडियो डाल के आपका खत्म करवा दूंगी। देन कल से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसका। So that's all for today. Thank you for watching the video.